डीके राठी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा लेक्चर का विषय है वो है मौर्य काल के पश्चात और गुप्त साम्राज्य की स्थापना से पूर्व भारत में जो राजनीतिक स्थिति थी वह क्या थी। उसमें जो हम प्रमुख वंश पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम, एक तो सुंग वंश, कुषाण वंश और आन सातवाहन वंश। इसके अलावा शक पहलवों और हिंद यवनों के बारे में भी पढ़ेंगे। मेरा नाम इंजीनियर डीके राठी है और मैं एक लेखक और शिक्षक हूँ। ये मेरी पुस्तक है सामान्य अध्ययन की, जिसका नवा एडिशन बाजार में उपलब्ध है और ऑनलाइन अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी साइट पर भी उपलब्ध है। इसमें 3300 क्वेश्चन है जो इसे विशिष्ट बनाते हैं, क्योंकि ये 2022 तक जितने भी प्रमुख वनडे एग्ज़ाम हुए उनके विषयवार प्रश्न को मैंने बुक के अंदर शामिल किया है और ये पूर्णतः एनसीईआरटी आधारित है। इसीलिए हमारे यहाँ की जितनी भी सरकारी परीक्षाएं हैं उनके लिए यह बहुत उपयोगी है। तो आज हम करने जा रहे हैं, शुरुआत जो करेंगे, मौर्य वंश के पश्चात भारत के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि सुंग वंश के पश्चात पूरे उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों के रूप में हमारे यहाँ शक्ति विखंडित हो गई। अब जो सुंग वंश है इसके जो संस्थापक है वह कौन है? पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग जो है एक सेनापति था आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ का। बृहद्रथ के समय पर कौशाम्बी में और आसपास के क्षेत्रों में विदेशियों ने हमले करे और उस हमले के खिलाफ उसने अपने सेनापति पुष्यमित्र सुंग को भेजा। पुष्यमित्र सुंग एक योग्य अमात्य या मंत्री और सेनापति था। उसने क्षेत्रीय स्तर पर युवाओं को इकट्ठा करके एक असंगठित सेना का गठन करा और छापामार लड़ाई के माध्यम से विदेशियों को हराने में सक्षम रहा। लेकिन उसके बाद उसने उन्हीं सैनिकों की मदद से बृहद्रथ की हत्या कर दी और मगध पर सुंग वंश की स्थापना की। तो यहाँ पॉइंट जो है ये दे रखा है आखिरी शासक का। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया हुआ है यूपी कांस्टेबल के अंदर कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, तो बृहद्रथ है। इसके अलावा हमें सुंग वंश की जो जानकारी है वह किन अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है, तो उसके अंदर जो है ये पॉइंट दे रखा है। एक तो महाभाष्य। महाभाष्य क्या है? जैसे मैंने कई बार जिक्र किया और उसे हमें ध्यान रखना है कि पाणिनि जो है ये एक व्याकरणाचार्य थे जिन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी जो है ये व्याकरण पर लिखी गई पहली प्रमाणिक पुस्तक भारत में मानी जाती है। पाणिनि जो है वो समकालीन था महापद्मनंद का। महापद्मनंद जो है वो नंद वंश का संस्थापक था और पाणिनि की इस पुस्तक अष्टाध्यायी के ऊपर एक टिप्पणी लिखी है। वह टिप्पणी लिखी है किसने? पतंजलि ने। तो हमारा ये है पतंजलि और उस टिप्पणी का नाम क्या है? और टिप्पणी को कहते हैं भाष्य, और क्योंकि ये बड़ी है इसीलिए इसको विशाल के रूप में कहा गया महाभाष्य। ये पॉइंट जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर सीडीएस के एग्जाम में आया था कि पाणिनि किसका समकालीन है। हमने कहा महापद्मनंद। और पतंजलि किसका समकालीन है? तो हमारा उत्तर जो है, अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है पुष्यमित्र सुंग। यह घटनाक्रम भी आप लोग, जैसे कि मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूं, इसमें आप चाहें तो वीडियो को रोककर इन चीजों को नोट डाउन भी कर सकते हैं। यहां पर आ गया तो पतंजलि कौन था? पतंजलि योग गुरु भी थे और पतंजलि व्याकरण के टीकाकार भी थे और पुष्यमित्र सिंह के दरबार में थे। दूसरा जो जानकारी हमें इसके बारे में मिलती है वह कहाँ से प्राप्त हो रही है? तो दूसरी जो जानकारी का स्रोत है वो है मालविक अग्निमित्र नामक एक पुस्तक। ये मालविक अग्निमित्र, असल में ये जो पुस्तक है इसका लेखक कौन है? कालिदास, जिन्हें भारत का मिल्टन भी कहा जाता है। तो कालिदास ने मालविका, जो कि अवंती नरेश की पुत्री थी, और पुष्यमित्र सुंग का बेटा अग्निमित्र, दोनों की प्रेम कथा के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। और ये भी इसी सुंग शासक के बारे में चूंकि लिखी गई है तो सुंग वंश की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं।
अब हम देखते हैं इसके अंदर जो राजनीतिक परिस्थितियां थी जो इसके संदर्भ में पुष्यमित्र शुंग की वो पढ़ते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हमने पढ़ लिया था, जो मैंने आपको बताया कि ये आखिरी मौर्य राजा को हराकर या उसकी हत्या करके शासक बना था। और इसके बारे में एक पॉइंट और है कि ये माना जाता है कि ये बौद्धों का संहारक है। संभवतः ये कथन सत्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जब कुछ इतिहासकार इसको बौद्धों का संहारक कहते हैं, उसी तरीके से अन्य इतिहासकार ये भी मानते हैं कि उसने भरूच का जो स्तूप है और जो सांची का स्तूप है, ये दो स्तूप कौन से हैं? ये दो स्तूप वो हैं जिनका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था और उनका जीर्णोद्धार कराया, उनकी मरम्मत कराई। यदि यह बौद्धों का संहारक होता तो संभवतः ऐसा होना असंभव प्रतीत होता है। तो इसलिए ये कथन जो है वह सही नहीं लगता कि वह बौद्धों का संहारक था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। उत्तर वैदिक काल के अंदर हमने पढ़ा था कि जो ताकतवर शासक होते थे वह क्या करते थे, वह चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अपनी सेना के साथ घोड़े को विचरण करने के लिए छोड़ते थे। और घोड़े जो हैं जिस क्षेत्रों में जाते थे, या तो वहाँ के राज्य को अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी या फिर युद्ध करना पड़ता था। और 1 वर्ष के पश्चात जब वो घोड़े विचरण करके वापस आते थे तो उनकी बलि चढ़ाई जाती थी। इस यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। और अश्वमेध यज्ञ का संचालन किसने किया? यहाँ पर क्या लिखा हुआ नाम? पतंजलि। तो जब हम पढ़ रहे हैं कि पतंजलि किसके समकालीन थे, तुम्हारा उत्तर होगा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। और पुष्यमित्र और जो पतंजलि महाराज हैं, इनके बारे में क्या पॉइंट है कि इन्होंने योग सूत्र और योग सूत्र लिखने के कारण भारत में पतंजलि को क्या कहा जाता है? इनको माना जाता है भारत में योग गुरु। ये भी ध्यान रखना है, योग गुरु किसे कहा जाता है। इसीलिए हरिद्वार के अंदर जो बाबा रामदेव ने यूनिवर्सिटी बनाई है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पतंजलि विद्यापीठ। तो उसका संदर्भ यही है। इसके अलावा दूसरी टिप्पणी जो पतंजलि ने लिखी है वो मैंने कहा व्याकरण पर टिप्पणी है, उसका नाम है महाभाष्य। ये दोनों चीज जो है आप लोगों को अवश्य याद रखनी है, किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अग्निमित्र के बारे में कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है, बस मालविक अग्निमित्र नामक एक पुस्तक का ये नायक है, जिस पुस्तक की रचना का श्रेय किसे जाता है? कालिदास को। तो यही पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में कठिन एग्जाम होगा तो उसमें सवाल आ सकता है कि मालविक अग्निमित्र जो है किस का नायक जो है किस वंश का शासक था। और जैसा इसने खुद किया था कि इसने आखिरी मौर्य वंश के शासक को हत्या करके अपने वंश की नींव रखी थी, वैसे ही इसके साथ हुआ कि इसका जो अंतिम शासक था देवभूति, उसकी हत्या जो है वो किसने करी? वासुदेव ने। और उसने नींव रखी किसकी? यहाँ पर यहीं से देखते हैं, वासुदेव ने करी और उसने नींव रखी एक नए वंश की जिसका नाम है कर्ण वंश। कोई एग्जाम के अंदर इससे संबंधित सवाल नहीं है कि कर्ण वंश का क्या योगदान है, लेकिन किसी भी एग्जाम के लिए ये चीज जरूर इंपॉर्टेंट है कि संबंधित वंश का संस्थापक कौन है। तो यहाँ पर हमारे लिए ये याद रखना होशियारी का काम होगा कि कर्ण वंश का संस्थापक कौन है, तो वह है वसुदेव। कैसे याद रख सकते हैं? जैसे कृष्ण भगवान है तो कृष्ण भगवान के पिता का नाम क्या है? वासुदेव। इस तरीके से सूत्र बना सकते हो। कर्ण मतलब कृष्ण जी को नाम उच्चारण के आधार पर हम कह सकते हैं। इसका जो अंतिम शासक था उसका नाम था सुशर्मा। उसके साथ भी वही हुआ जो इसके संस्थापक ने किया था। किसके साथ? शुंग वंश के आखिरी राजा, यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के राजा की हत्या कर गद्दी संभाली, वैसे ही कर्ण वंश के संस्थापक वसुदेव ने शुंग वंश के अंतिम राजा की हत्या कर गद्दी संभाली। और उसी प्रकार से दक्षिण भारत में यानी कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अंदर एक वंश हुआ, आंध्र सतवाहन वंश, जिसका संस्थापक था सिमुक। इस सिमुक ने कर्ण वंश के अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या करके आंध्र सतवाहन वंश की नींव रखी। ये भी ध्यान रखना। कोई सवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुझे इसको बारे में जो मैंने दे रखा है बुक में इसके अलावा कुछ चीज बतानी हो, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं। बस पुष्यमित्र शुंग के बारे में उत्तर प्रदेश से संबंधित एक जानकारी और हम साझा कर सकते हैं कि जिस समय पुष्यमित्र शुंग का शासन था
तो उस समय पर विदेशियों ने साकेत पर हमला किया, और जो आज हमारी रामनगरी है, अयोध्या, इसका पुराना नाम है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साकेत, जिसका वर्तमान नाम क्या है, भगवान श्री राम का जन्म स्थान कहते हैं अयोध्या। तो साकेत या अयोध्या पर विदेशी हमलावरों को पराजित किया और एक प्रकार से अपने क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग का ये ध्यान रखना है कि एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था, और मगध से लेकर, यदि हम इसके अंदर भी देखें, मैं अभी आपको, तो अगर हम एक विशाल क्षेत्र की भी बात करें, इसका जो शासन था एक विशाल भूभाग के ऊपर था, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि मगध से लेकर, ये मगध से लेकर और पंजाब तक का जो क्षेत्र है वो उसके अधिकार में था। इसके अलावा यहाँ से कश्मीर से लेकर और ये बरार का जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र आता है नागपुर जहाँ पर स्थित है, इस पूरे के पूरे क्षेत्र का, विशाल भूखंड का ये स्वामी था। तो पुष्यमित्र शुंग जो है, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो एक शक्तिशाली सम्राट था। अग्निमित्र मैंने कहा कोई सवाल नहीं है एग्जाम के अंदर। फिर आ गया इसके अंदर कि कर्ण वंश की समाप्ति के पश्चात भारत की समकालीन स्थिति क्या थी। देखो बच्चों, हमेशा जब भी आप इतिहास को पढ़ें, यदि उनका वंशों का सही क्रम आप लोगों ने ध्यान रखा या याद कर लिया, तो इतिहास आपके लिए बहुत आसान और रुचिकर विषय होगा। और यदि आपको वंशों की क्रम याद नहीं होगा, और ये नहीं होगा उत्तर भारत में किसका शासन था, दक्कन में किसका था, दक्षिण भारत में, तो आपको हिस्ट्री को याद करने में काफ़ी कठिनाई आएगी। तो यहाँ मैंने कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि उत्तर भारत में मौर्य और शुंग वंश के पतन के बाद उत्तर भारत पर विदेशी हमले शुरू हो गए। उनका भी मैं आपको एक चित्र बना देता हूँ ताकि आप समझ जाएंगे। दक्कन में आन सतवाहन, और दक्षिण भारत में तो वही चोल, चेर और पांड्य। जो हमने पढ़ा था कि संगम काल जो है, संगम काल का जो साहित्य है उसका समय काल क्या बताया था, मैंने बताया था 300 ईसा पूर्व से लेकर और 300 ईस्वी तक का जो समय काल है उस दौरान ये लिखे गए। तो उत्तर भारत में जो घटनाक्रम बदल रहे थे, उसके बावजूद दक्षिण भारत के अंदर इन तीन वंश जो है, जिसमें चोल, चेर और पांड्य है, इन्हीं का प्रभाव था। अब मैं आपको चित्र के माध्यम से भारत के भौगोलिक नक्शे पे दिखा देता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है। देखिए, हमने कहा कि भारत के ऊपर जब शुंग वंश था, तो शुंग वंश के समय पर तो हमने कहा कि इसका जो क्षेत्रफल था ये एक विशाल भूभाग के ऊपर शासन करता था। लेकिन इसके कमजोर होने के बाद हमारे यहाँ उत्तर पश्चिम की दिशा से भारत के ऊपर अनेक हमले शुरू हो गए। जैसे उत्तर पश्चिम की दिशा की हम बात करें, ये हो गया। तो यहाँ पर किसका शासन शुरू हो गया शुंग के बाद, इनका हो गया कर्ण वंश का। और इस दौरान ही भारत के ऊपर विदेशी हमले जो शुरू हुए, उसमें सर्वप्रथम जो है वो हो गए हिंद यवन। इनके बाद जो हमला किया वह कहलाते हैं शक और पहलू, शक पहल। उसके बाद फिर अंत में जो हमलावर आए वो आए कुषाण। यहां तक का हमारा आज का विषय है। तो उत्तर भारत में ये सारे घटनाक्रम थे, जिसमें कर्ण वंश के समय पर हमला किया हिंद यवनों ने। हालांकि विदेशियों के हमले किसके समय शुरू हो गए थे, पुष्यमित्र शुंग के समय काल में हो गए थे। लेकिन पुष्यमित्र शुंग जो है अपनी राज्य की सुरक्षा करने में सफल रहा। लेकिन उसके बाद जो है ये घटनाक्रम हमारे यहाँ बदल रहा है। अब हमने कहा उत्तर भारत में तो ये सारी परिस्थितियां हैं, लगातार राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही है। लेकिन यहाँ पर जिस समय, और हमने ये भी पढ़ा कि जो कर्ण वंश था, कर्ण वंश का जो अंतिम राजा था जिसका नाम था सुशर्मा, उसकी हत्या कर दी
और इस क्षेत्र में इसे कहते हैं आंध्र सातवाहन, यानी कि इन्होंने, और इसका संस्थापक कौन था, अभी आपने पढ़ा था, उसका नाम था सिमुक। उसने यहाँ पर एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी, जो बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर और अरब सागर यानी कि आंध्र प्रदेश से शुरू होकर और महाराष्ट्र के पश्चिमी छोर तक का भूभाग में फैला हुआ था। दक्षिण भारत में क्या था, दक्षिण भारत में जैसे मैंने आपको संगम काल में पढ़ाया, तो यहाँ दक्षिण में तमिलनाडु में चोल, पांड्य, और केरल में कौन थे, ये थे चेर। ध्यान कीजिए, घटनाक्रम मैंने आपको उस वीडियो में दे रखा है जो संगम काल से संबंधित है। अगर फिर भी कोई जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी, उनके लिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ताकि आप भी समझ पाए कि मैं उस वीडियो में किस तरीके से दिखाया। ये जो क्षेत्र है ये हो गया तमिलनाडु, और ये क्षेत्र है केरल। तो उत्तर में तो थे चोल, और जहां पर मदुरै है यहां पर थे पांड्य, और जो केरल का क्षेत्र है यहां पर वंश जो था वो था चेर वंश। अब वापस आते हैं, हमारा जो पॉइंट है ये मैंने समझा दिया, ठीक है। और इसके बाद एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, ये तथ्यात्मक है। भारत के ऊपर सर्वप्रथम हमला जो है वो किन्होंने करा, तो पहला हमलावर कौन था, पहला हमलावर ये एक ईरानी था जिसका नाम था डेरियस प्रथम। इस्लाम के आगमन से पूर्व यह लोग जो हैं ये भी भारतीयों की तरह ही, जो आज हम सनातन धर्मी हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, यह लोग भी पूजा करते थे। तो इसका जो हमला हुआ, इसने, अगर सवाल आए भारत पे सबसे पहला विदेशी हमला किसका हुआ, तो उसमें ईरानी, और ईरान का पुराना नाम क्या है, इसे कहते हैं फारस। अगर मैं आपको यहाँ पर चित्र में भी दिखा दूं तो शायद आपको ये समझ में आएगा। देखिए, ये हिस्सा जो है, जब मैंने भारत का ये नक्शा दिखाया आपको यहाँ पर, तो मैं आगे भी जो कराऊंगा इसके अंदर, तो कई चीजें इसी से संबंधित होगी। जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि भारत के ऊपर जो हमले हुए उनमें सर्वप्रथम हमला किसका हुआ, ये फारस है, ईरान। यहाँ का राजा जो था वह कौन था, उसका नाम था डेरियस। इसने लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास हमला किया, और इसके ये यहाँ से इन क्षेत्र में इसने कुछ समय तक अपने अधिकार में इन क्षेत्रों को किया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि उसके बाद जो हमलावर थे वह कौन कौन से थे, वो मैंने अभी आपको बताए थे, उनको मैं दोबारा से बता देता हूँ। इसके बाद मैंने कहा कि इसके बाद भारत के उत्तर पश्चिम हिस्सों के ऊपर जो हमला हुआ, ये कौन थे, ये थे हिंद यवन। अब ये हिंद यवन कौन है, यवन जो शब्द है मैंने पूर्व की वीडियो में भी बताया हुआ, यवन का मतलब है विदेशी, और यवन प्रिय जो है, या यवन प्रिया का मतलब है मसाले या काली मिर्च। तो इन लोगों का जो हमला है भारत के ऊपर, वो किस समय पर है, जब सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो सिकंदर की मृत्यु के पश्चात इस क्षेत्र के अंदर, जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है या ये नापाक का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कुछ विदेशी रह गए होंगे, और यही उनके ही वंशज थे जिन्होंने उसके बाद हिंद यवन के नाम से इस क्षेत्र के ऊपर हमला किया। ये हमें ध्यान रखना है इसके अंदर। और इसमें कई पॉइंट जो है मैं आपको नक्शे पे भी इसके ऊपर कराता चलूंगा, और हम ये भी करते हुए चलेंगे कि क्या क्या चीजें उसके अंदर तथ्यात्मक रूप से इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां पर हमने कर दिया कि हिंद यवन। अब ये क्योंकि विदेशी थे, तो इनके आगमन के साथ कई सारे परिवर्तन हुए। खास तौर से मुद्रा प्रणाली के अंदर परिवर्तन आया कि हमारे यहाँ के जो सबसे पुराने सिक्के हैं, जिनको आज सिक्के कहते हैं, उन सिक्कों के ऊपर हमने क्या देखा, उनके ऊपर प्राकृतिक चीजों का चित्रण था, जैसे पहाड़, पक्षी, पेड़ या ज्योमेट्री के डिजाइन थे। और पहली बार शासकों के और उनके पूर्वजों के आकृति वाले चित्र बनाकर सिक्के जारी करने वाले पहले शासक कौन है,
हिंद यवन जो है वो पहले शासक है जिन्होंने चित्रों वाले सिक्के जारी करे। तो एक तो यही पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया सर्वप्रथम कि चित्र नाम और चित्र धारण करने वाले पहले सिक्के हिंद यवन ने शुरू करा। इसमें पहला जो है डेमेट्रियस का नाम आता है। ये बैक्ट्रिया का शासक डेमेट्रियस था जिसने भारत के कुछ प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करा, और इसका जो है राजधानी कौन सी थी, सियालकोट जो पाकिस्तान में पड़ती है वह था। तो ये डेमेट्रियस जो थे इन्होंने हमारे गंगा जमुना जो मैदान है उनके ऊपर भी हमला करा, लेकिन भारतीय शासकों ने इनके अधिकार से अपने क्षेत्र को विजित करके इन्हें अंदर आने से रोके रखा। इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगी, ये पहला पॉइंट तो इतना इम्पोर्टेंट जो मैंने कराया, इसके बारे में तो केवल इतना है कि जानकारी आपको होनी चाहिए, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन आएगा मिनांडर से संबंधित, और आया हुआ भी है। एसएससी का क्वेश्चन हो, यूपीपीसीएस का हो, दोनों में आया हुआ। मिनांडर जो है इसके बारे में क्या क्वेश्चन आया कि मिनांडर जो है एक विदेशी यूनानी था और इसने बाद में एक जैन भिक्षु नागसेन के संपर्क में आने के पश्चात बौद्ध धर्म को अपनाया। तो एग्जाम में क्वेश्चन यह आता है कि मिलिंद पानो, अब हमारे यहाँ ब्राह्मण ग्रंथों में मिनांडर को मिलिंद कहा गया है और पानो का मतलब है प्रश्न। तो पाली भाषा के अंदर मिलिंद पानो का अर्थ हो गया मिनांडर के प्रश्न। और ये पुस्तक जो है ये लिखी थी उसी बौद्ध भिक्षु ने जिसने धर्मांतरण कराया था मिनांडर का। तो एक तो ये सवाल हो गया, और ये एसएससी में भी सवाल आया कि मिलिंद पानो का तात्पर्य क्या है, वह पुस्तक है। और यूपीपीसीएस में क्वेश्चन है कि ये कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो जब हम बौद्ध साहित्य की बात करते हैं तो बौद्ध साहित्य के अंदर एक प्रमुख पुस्तक जो है वह आती है मिलिंद पानो जो पाली भाषा में, और लेखक कौन है इसका लेखक जो है नागसेन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंद यवनों का एक तो ये रहेगा कि किसने चित्रों वाले और नाम वाले सिक्के जारी करे, और मिनांडर का सवाल आएगा। और कोई क्वेश्चन जो है इससे संबंधित एग्जाम के अंदर नहीं है, ये स्ट्रेटो द्वितीय, इसे आप छोड़ सकते हो। फिर आ गया शक पहलू। शक और पहलू क्या थे, ये अलग अलग क्षेत्रों से उत्तर पश्चिम की दिशा से इनका भारत में आगमन हुआ। मैं एक आपको इनके बारे में बता देता हूं क्योंकि दोनों के बारे में घटनाक्रम जो है वो एक साथ ही मैं पढ़ाऊंगा, तो संभवतः ये आपको एक साथ ही करना होगा। देखिए ये जो क्षेत्र है हमारा, इस क्षेत्र में यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पाएंगे कि यहाँ पर जो ये झील है, ये झील कौन सी है, कैस्पियन सागर, जो दुनिया की सबसे बड़ी झील कहलाती है। इसके क्षेत्र जो ये ईरान के लिखा हुआ है, यहाँ तो जो आए उनका नाम है पहलू। इन्होंने इस क्षेत्र से भारत की ओर आक्रमण किया। और जो ये क्षेत्र है यहाँ पर एक झील दिखा रखी है जो तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमाओं पर स्थित है यहाँ पर। और यहाँ पर है हिंदू कुश पहाड़ियाँ अफगानिस्तान में। यहाँ से नदी निकलती है अमू दरिया और सूर दरिया, ये अमू और सूर दरिया है जो इस झील के अंदर जाकर गिर जाती है। इस क्षेत्र के में से आए थे शक। तो शक और पहल जो थे इनकी जो सत्ता थी वो आसपास के निकटवर्ती क्षेत्रों में थी। इसीलिए जब हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, खासतौर से सामान्य अध्ययन के तौर पर, तब हम शक और पहल को एक साथ ही पढ़ते हैं। हालांकि इनमें भी कुछ महत्वपूर्ण जो शासक हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन वर्गीकरण करने की आवश्यकता नहीं है कि ये पूछें कि बताइए इनमें से कौन सा शक शासक था या इनमें से कौन सा पहलू शासक था। ऐसे संबंध कोई क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर नहीं पूछे जाते। इसमें जैसे मैंने कहा कि सूर दरिया, उसके बारे में बता दिया, यानी कि हिंदू कुश पहाड़ियों से निकलकर और मध्य एशिया में झील के अंदर गिर जाती है। और ये शक नरेश जो है कौन सी उपाधि धारण करते थे, क्षत्रप की उपाधि धारण करते थे। और इनका जो प्रभाव था शुरुआत में तो अफगानिस्तान और आधुनिक नापाक के अंदर था, और उसके बाद जब ये भारत में इनका प्रवेश हुआ तो इन्होंने मालवा और गुजरात, मालवा का क्षेत्र पड़ता है मध्य प्रदेश और राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र जो है, कोटा जहाँ पर पड़ता है राजस्थान का, और उसके बाद के सारे हिस्से जहाँ से चंबल नदी निकलती है हमारी, वो क्षेत्र मालवा कहलाता है। और गुजरात के सौराष्ट्र, इन क्षेत्रों को इन्होंने अपने अधिकार में करा।
और इनका जो सबसे प्रख्यात शासक हुआ उसका नाम क्या है? उसका नाम है रुद्रदमन। ये लिखा हुआ है रुद्रदमन इनका सबसे शक्तिशाली सम्राट था। और हमारे लिए परीक्षा उपयोगी जो पॉइंट है वो केवल एक है कि इसने एक अभिलेख जारी कराया और उसे कहा जाता है गिरनार, जो कि गुजरात में है। इसे कहा जाता है गिरनार का जूनागढ़ अभिलेख। इसके बारे में हमने पूर्व में भी पढ़ा है, मैंने पुराने जो वीडियो आप देखेंगे उनमें भी जिक्र किया है कि शुद्ध संस्कृत में काव्य शैली में लिखा गया पहला जो लेख है वह लेख गिरनार का जूनागढ़ अभिलेख है। इसका जिक्र मैंने कब किया था? इसका जिक्र मैंने किया था जब मैंने मौर्य आपको पढ़ाए थे, और उसमें बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के गिरनार में एक झील जिसका नाम सुदर्शन झील है उसका निर्माण कराया था, और बाद में अशोक ने और रुद्रदमन ने उस झील की मरम्मत कराई थी। उसका उल्लेख गिरनार के जूनागढ़ अभिलेख में है। अब क्या हुआ कि ये जो रुद्रदमन था, रुद्रदमन के बाद इसका उत्तराधिकारी आया रुद्र सिंह द्वितीय, अंतिम जो शासक कहलाया। इतना घटनाक्रम में याद नहीं रखना है शासक का, बस ये याद रखना है कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन हुआ गुप्त सम्राट का, तो उसने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता जो कि वाकाटक वंश की पुत्रवधू थी, उसकी मदद से उसने मालवा पे और गुजरात पर हमला करके क्षत्रपों को सत्ता को समाप्त कर दिया। और इस तरीके से गुप्त साम्राज्य ने शक क्षत्रपों की राज्य का अधिग्रहण कर लिया। इस तरीके से इनकी सत्ता समाप्त हुई। आपके लिए इंपॉर्टेंट केवल रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है, बाकी और कोई भी पॉइंट जो है इसके अंदर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। फिर आगे पहलू के बारे में केवल एक क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा कि इनका एक शासक था गोंडो फर्निस, और ये कहा जाता है कि ये पहला भारतीय शासक था या भारत में शासन करने वाला राजा था जिसने ईसाई धर्म को अपनाया। क्यों? क्योंकि इसके समय एक ईसाई धर्म प्रचारक भारत आया जिसका नाम है सेंट थॉमस, और उसके संपर्क में आने पर इसने ईसाई धर्म को अपनाया। यहां पर हमारा घटनाक्रम समाप्त होता है। उसके बाद अगला जो आता है महत्वपूर्ण, वह आता है कुषाण वंश या कुषाण शासन। अब जो कुषाण थे ये कौन थे? कुषाण जो है ये भारत में जब इनका प्रवेश हुआ तो ये देखिए भारत में इनका जो आगमन है वह हुआ कहां से? पश्चिमी चीन से और उससे सटे हुए मंगोलिया के क्षेत्र से इनका भारत में आगमन हुआ। यहां पर देखिए आप, ये चीन और इधर की तरफ जो है मंगोलिया बना हुआ है, चीन और मंगोलिया। ये लोग जो हैं इन्होंने एशिया, मध्य एशिया में प्रवेश किया, और यहाँ पर इनकी एक शाखा जो है उसने अफगानिस्तान और भारत की ओर रुख किया। एक शाखा जो है इनकी वह पश्चिम की दिशा में चली गई, और कुछ ने जो है इस हिस्से पर हमले किए। तो इनमें जो ये कुषाण थे, जो इनकी अनेक जातियां थी, कबीले थे जो पश्चिम चीन से आए थे, उनमें से एक जो कबीले थे उन्हीं के जो वंश है उन्हीं को हम किस नाम से जाने जाते हैं, और यही सारे के सारे कुषाण कहलाए। ठीक हो गया? तो कुषाण जो है ये किससे संबंधित है? चीनी एक कबीला है उसी से संबंधित है कुषाण। और यहाँ पर हमारे लिए क्या चीज होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम कहेंगे कि कुषाणों के समय पर जो है वो भारत में सबसे बड़े पैमाने पर, प्राचीन भारत में सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राओं का प्रसार हुआ। उसके पीछे कारण क्या है? देखिए इनका जो राज था, जो ये कनिष्क सबसे शक्तिशाली सम्राट था, तो कुषाणों का जो शासन था वो अफगानिस्तान के इस क्षेत्र से लेकर और नापाक के पेशावर और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है मथुरा, इस संपूर्ण क्षेत्र का जो स्वामी है वह था कनिष्क। तो कुषाणों का जो राज था वो उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान में बामियान और हमारे यहाँ पर मथुरा उत्तर प्रदेश में,
इस विशाल भूखंड का ये स्वामी था। और ये क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है? जब हम अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम की और भी क्षेत्र थे, यानी कि तजाकिस्तान तक भी हम जाए, तो ये भी माना जाता है ये इनके अधिकार क्षेत्र में थे। तो ये जो क्षेत्र था ये पड़ता था रेशम मार्ग में। रेशम मार्ग क्या था कि चीन रेशम का, प्राकृतिक रेशम का एक बड़ा उत्पादक रहा है और उसने रेशम उत्पादन की जो विधि है उसे हमेशा गुप्त बनाए रखा। तो प्राचीन समय में जो चीन के व्यापारी हैं वह रोम तक, इधर रोम पड़ जाएगा, तो ये इन विभिन्न क्षेत्रों से भूमि स्थल मार्ग के द्वारा जो है वो कहाँ जाते थे? यूरोप तक जाते थे। तो यूरोप तक का ये जो क्षेत्र है इसका नाम हो गया क्या? रेशम मार्ग। और ये हम जानते हैं कि विदेशी जो है व्यापारी, यदि कोई मुद्रा ऐसी है जिस पर उन्हें विश्वास नहीं है, तो स्वर्ण एक ऐसी चीज है जिसका लेन देन सभी व्यापारी करते हैं। और चूंकि ये रेशम मार्ग का जो क्षेत्र है इसके ऊपर किसका प्रभाव था? वह था कुषाणों का। तो इसीलिए कुषाणों के समय पर बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया। और इन स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहते थे? ये हम पढ़ेंगे, इन्हें कहते थे दिनार। ये पॉइंट भी आया हुआ है डीपीएसआई के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ। जब ये पूछा गया दिनार शब्द जो है ये किस भाषा का शब्द है, और दिनार जो है स्वर्ण मुद्राएं जितनी भी हमारे यहाँ प्राचीन काल में स्वर्ण मुद्राएं थी मुस्लिमों का आगमन से पहले, तो उसमें हम देखते हैं कि स्वर्ण मुद्राओं को आमतौर पर सामान्यतः जो है दिनार के नाम से जाना जाता था। तो ये दिनार शब्द कहाँ से आया ये भी हम लगे हाथ कर लेते हैं ताकि पॉइंट जो है हमारा क्लियर होता चले। मैंने यहाँ जानबूझ के आपको भौगोलिक रूप से दिखाने की कोशिश करी है कि ये जो क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं आज सर्बिया, ये पहले यूगोस्लाविया कहलाता था। ये सारा क्षेत्र जो है ये पहले एक समय यूगोस्लाविया कहलाता था, ये पूरा संपूर्ण क्षेत्र। और यहाँ पर पहाड़ियां जो है ये यूगोस्लाविया है। यहाँ पर पहाड़ियां हैं जिनको कहा जाता है दिनार पहाड़ियां। ऐसे देखेंगे तो ये है, इनका नाम है दिनार। ठीक है। तो हिंद यमन जब भारत आए तो उन्होंने चूंकि स्वर्ण मुद्राओं का नाम दिनार रखा हुआ था और भारत में बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन उनके समय काल से प्रारंभ हुआ, इसीलिए हमारे यहाँ प्राचीन मुद्राओं का नाम दिनार रखा। और यहाँ एक रोचक तथ्य भी मैं आपको बताता चलूं कि आमतौर पर हम समझते हैं कि दिनार जो है ये किसका है? दिनार जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, लेकिन या अरब की मुद्रा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कि ये जो देश है जो लिखा हुआ है इसे कहते हैं मकदूनिया, जिसे मैसिडोनिया के नाम से जाना जाता है। अब इसे उत्तरी मकदूनिया के नाम से जानते हैं। ये वो क्षेत्र है, इससे दक्षिण का वो क्षेत्र है जिसे कहते हैं यूनान। यहाँ पर ये क्षेत्र जो है इसे ग्रीस लिखा है, इसी को यूनान कहते हैं। और यहीं से ही सिकंदर महान ने भारत पर हमला किया था। तो सिकंदर जो है ये उत्तरी मकदूनिया के दक्षिण में है। उत्तरी मकदूनिया की जो मुद्रा है अभी भी कौन सी है? अभी भी वो दिनार के नाम से ही जानी जाती है। ये तो हमारे, और दिनार शब्द से ये जो अरब देशवासी हैं ये कैसे परिचित हुए? तो भाई ये परिचित जब हुए कि जब अरब हमलावर भारत आए और भारत से वो इस मुद्रा को अपने देश में लेके गए, तो वहां भी इस्तेमाल जो है दिनार शब्द होने लगा। और धीरे धीरे हम अपने मुद्रा को तो आज कहते हैं रुपया, और वह लोग जो है अभी भी अरब देशों के अधिकांश देश जो है अभी भी उन्हें अपनी मुद्रा को दिनार के नाम से ही पुकारते हैं। अब देखिए, एक तो ये पॉइंट हो गया जो आपको याद रखना है। एक तो स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ हुआ बड़े पैमाने पर, और इसके मुद्रा को क्या कहते थे? दिनार। ये फिर डीपीएसआई का क्वेश्चन है, दिनार वाला मैंने बताया। और इसके अलावा इनकी कुषाणों की दो राजधानियां थी, एक तो पेशावर और दूसरी राजधानी जो थी इनकी थी मथुरा। पेशावर तो नापाक में पड़ता है नापाकिस्तान के अंदर, और ये मथुरा जो है हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब इसका घटनाक्रम देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं। कुजूल कैडफिसिस जो है संस्थापक है, हमेशा याद रखना है संस्थापक कौन है, कुजूल कैडफिसिस। और ये क्या थे? ये किस जाति के थे? कुषाण जो मैंने बताया,
कुषाण जो है चीन, पश्चिमी चीन की एक प्रजाति है यूची, उसी प्रजाति के ये कुषाण थे जिन्होंने भारत में शासन स्थापित किया। इनके बारे में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है संस्थापक कौन है कनिष्क का। तो कै के साथ कै का सूत्र बन जाएगा। कुषाण वंश में क्या आ रहा है, कुषाण में कै आ रहा है और कुजूल में कै आ रहा है। इसका सबसे प्रतापी सम्राट जो है वह है कौन है, वह था कनिष्क, जिसका प्रभाव जो है वो अफगानिस्तान से लेकर और हमारे मथुरा तक संपूर्ण क्षेत्र में था। और ये पहला प्रतापी शासक था या एकमात्र भारतीय शासक जिसने चीनियों के साथ जब युद्ध हुआ तो इसने चीनियों को युद्ध में भी पराजित किया, क्योंकि इसका क्षेत्र जो है तजाकिस्तान तक फैला हुआ है जिसकी सीमाएं चीन के साथ में लगती है। महत्वपूर्ण पॉइंट जो जो आपको याद करने हैं वह कौन कौन से हैं। एक तो यह है कि ये प्रतापी सम्राट जो है पक्का बौद्ध था, इसीलिए इसने अपनी मुद्राओं पर बौद्ध की रूप चित्र को छपवाकर उनका प्रचलन शुरू कराया। इसके अलावा इसने पेशावर के अंदर एक विशाल बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया और एक विशाल मूर्ति जो है, जो बामियान की मूर्ति है अफगानिस्तान के अंदर, जिसे आज ये जो कट्टरपंथी तालिबान आए हुए हैं उन लोगों ने उस प्रसिद्ध बौद्ध की जो मूर्ति है, जो विशालकाय चट्टान को काट कर बनाई गई थी बामियान में, उसे उन्होंने नष्ट कर दिया। वो भी इसके समय काल में है। मैं उसको आपको चित्र में दिखा देता हूं। जो बामियान की मूर्ति मैंने आपको बताया अभी कि बामियान की एक विशाल मूर्ति है बामियान के अंदर, उसका जो समाप्त किया है वो भी किसने करा, वो आज की तारीख में आधुनिक समय पर वो नष्ट करी गई। ये देखिए मैंने चित्र में दिखा रखा है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। ये एक विशाल मूर्ति थी जो स्थापित की गई थी यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप। और जब तालिबान ने 1996 में सत्ता संभाली, अब भी तालिबान है, ये इस्लामिक कट्टरपंथी पहले भी आ गए थे 1996 में। जब ये आए तो इन्होंने कहा जो कुफ्र है यानी कि मूर्ति है वो सबसे हराम है, यानी कि मूर्ति पूजा इस्लाम में पूरी तरह प्रतिबंधित है। और ऐसी ही विचारधारा को अपनाते हुए इन्होंने क्या करा, इस पूरी की पूरी मूर्ति को इन्होंने नष्ट कर दिया, बारूद से, तोप से, यानी कि जैसे भी हो सके येन केन प्रकार इन्होंने नष्ट कर दिया। और आज जो है हम क्या देख रहे हैं, यहाँ एक खाली स्थान है। इसके बाद यहाँ मूर्ति स्थापित करने की कोशिश भी करी गई, लेकिन ये इतनी बड़ी परियोजना है जो अभी तक सफल नहीं हो पाई है। ये मैंने चित्र जानबूझ के आपको दिखाया कि आप भव्यता को देख पाओ कि उस समय पर जब इतने सीमित मात्रा में मशीन थी, अनुभव कम था, उसके बावजूद इतनी विशालकाय मूर्ति, यहाँ बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, इतनी विशालकाय मूर्ति उस समय के लोगों ने निर्मित करी थी। तो एक मानव की धरोहर थी, ये केवल अफगानिस्तान की नहीं, ये पूरी मानवता की धरोहर थी जिसे इन्होंने नष्ट कर दिया। तो इसके बारे में पॉइंट क्या क्या हैं जो हमें याद रखने हैं वो मैं बता देता हूं। एक तो 2 राजधानी थी, पेशावर, और एक संवत का नाम दे रखा शक संवत, इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना। आज हमारे यहाँ पर सरकारी कामकाज के लिए जो संवत इस्तेमाल होता है वो कहलाता है शक संवत। और शक संवत जो है ये 1957 में सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल होता है। और एक और कैलेंडर है जो एक पादरी ने शुरू किया था, ग्रिगोरियन, जिसके हिसाब से 1 जनवरी को हम नववर्ष मानते हैं। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर ये यूरोपीय है इसको, और 1957 में शक संवत को हमारे यहाँ सरकारी कामकाज के लिए अपनाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा जो प्रमुख संवत है कौन कौन से हैं उनके नाम दे रखे हैं बच्चों, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एसएससी के एग्जाम में 4 संवत देकर पूछे, सबसे पुराना संवत, तो ये तो इतना लोकप्रिय सवाल नहीं है परीक्षाओं में, ये वाला जरूर है विक्रम संवत। और विक्रम संवत के बारे में ये भी जान लीजिए, आज की तारीख में जब हम पढ़ते हैं, जैसे हमारे यहाँ मनाया जाता है हिंदू नववर्ष, तो हिंदू नववर्ष को जब आप वर्ष देखोगे तो आपको आश्चर्यजनक रूप से लगेगा कि ये कौन सी वर्ष की बात कर रहे हैं, किस लिए करते हैं। देखो मैं समझा देता हूँ। जैसे जो हम पढ़ते हैं आधुनिक वर्ष, वो कब से शुरू करते हैं, अब हम कह रहे हैं मान लीजिए 2022 में है, तो 2022 की गिनती हम पहली से कर रहे हैं, क्योंकि हमने ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से इसको पहली ईस्वी मानते हुए इसकी गिनती कर दी। लेकिन जो हमारे यहाँ पर विक्रम संवत है वह हमने कब से लिया है, 57 से। ठीक है, तो 57 जो है ये कब से शुरू है,
इस तारीख से पहले जिसको हमने आधार मान रखा। आधार क्या मान लिया हमने? पहली ईस्वी को आधार मान लिया। तो यदि हमें गणना करनी पड़ेगी 2022 की, तो विक्रम संवत के हिसाब से हम क्या करेंगे? इसको भी जोड़ेंगे। 57 प्लस कौन सा? 2022। तो वर्ष क्या निकल के आएगा? 7 और 2 9, 2 5 और 2 7, यानी कि इस साल जो हमने हिंदू नववर्ष मनाया 2022 में, वह कौन सा होगा? वो होगा 2079। और अगर हमें शक संवत निकालना हो तो शक संवत के लिए तारीख क्या दे रखी है? 78 ईस्वी। ये ईस्वी है, ये मैंने इधर क्यों लिखा हुआ? ये ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व जो है आप ये लगा लिए, ग्राफ के बाईं तरफ होता है और ईस्वी जो है दाईं तरफ होता है। तो अगर हमें गणना करनी पड़ेगी 78 ईस्वी की निकालनी होगी, तब हम क्या करेंगे? तब हम करेंगे 2022 में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 78 को। तो ये जो उत्तर आएगा ये शक संवत के हिसाब से वर्ष निकल के आएगा। इसके अलावा कलचुरी संवत है। कलचुरी संवत जो है इसका उल्लेख कहाँ आएगा? जब हम पढ़ेंगे कि बुंदेलखंड में शासन करने वाले जो एक वंश है उसमें कलचुरी संवत की शुरुआत, और जब चंद्रगुप्त प्रथम ने सत्ता संभाली तो उसे कहते हैं क्या? गुप्त संवत। इसके बारे में आगे हम गुप्त काल के दौरान पढ़ेंगे। इसके अलावा और अन्य क्या क्या पॉइंट है? तो जैसे मैंने कहा कि जो कनिष्क के शासन काल था उसमें समृद्धि का दौर था, और समृद्धि के दौर के कारण ही बौद्ध धर्म में भी कुछ बौद्ध भिक्षु जो है संभवतः उस मोह माया से आकर्षित हुए, और इसीलिए उन्होंने भी पुण्य के स्थानांतरण की विधि निकाल ली और भगवान बुद्ध की देवता के रूप में, मानव के रूप में पूजा करने के लिए उनकी मूर्तियां बनाकर पूजा पाठ शुरू कर दी, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म के अंदर वर्गीकरण हुआ, और ये वर्गीकरण महायान और हीनयान के रूप में जाना गया। और ये वर्गीकरण किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के। तो कनिष्क ने इस वर्गीकरण के कारण कुंडलवन, जो कि श्रीनगर के पास स्थान है, वहां पर चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, और इस बौद्ध संगति में आधिकारिक तौर पर बौद्ध धर्म का 2 भागों में वर्गीकरण हुआ। इसके अलावा जो ये कुषाण कनिष्क था, कनिष्क जो है वो कला और विद्वानों का महान संरक्षक था, और उसके दरबार में अनेक विद्वान थे, उनका उल्लेख कर रखा है। एक तो नाम दे रखा है अश्वघोष का। अश्वघोष के बारे में ये है कि जब इसने जो कनिष्क है, कनिष्क ने जब मगध पर हमला किया या उस क्षेत्र की तरफ आक्रमण किया, तो वहां से वो अपने साथ अश्वघोष को ले आया, और अश्वघोष ने भगवान बुद्ध की जीवनी लिखी है जिसका नाम है बुद्ध चरित्र। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो होगा ये बुद्ध चरित्र का, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा बुद्ध चरित्र। इसके अलावा जो दूसरा है ये है नागार्जुन। नागार्जुन जो है महायान जो पंथ है बौद्ध धर्म का, उसी की अंतर्गत एक अन्य उपवर्ग है, उसी को कहा जाता है क्या? माध्यमिका। उसी का प्रवर्तक था, और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं, क्योंकि सापेक्षता के सिद्धांत की तरह उसने भी शून्यवाद की अवधारणा दी, इसीलिए उसको भारत का आइंस्टीन कहा गया। तो शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन उसके द्वारा किया गया। तीसरा नाम जो आता है वो आता है भारत के अंदर जो आयुर्वेद का जनक है वो कहा जाता है चरक को। ये पॉइंट दे दिया। ये भी किसका समकालीन है? ये भी कनिष्क का समकालीन है। ये पॉइंट मैंने बता दिया। चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता करने वाला जो विद्वान है वसुमित्र, वो भी किसके दरबार में है? कनिष्क के दरबार में। अन्य कुछ और नाम दे रखे हैं। संरक्षक जो कि किसका पुरोहित था? कनिष्क का पुरोहित। इसके बाद मैंने एक पॉइंट और दे रखा है, उसे आप देख लीजिएगा, याद रखें, ये एसएससी में आया। असल में क्या है, जो आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर आयुर्वेदाचारी बनते हैं, यानी कि वो ये डिग्री प्राप्त करते हैं, तो वो डिग्री जो है वो आयुर्वेद की कौन सी पुस्तक का अध्ययन करते हैं? तो हृदय अष्टांग करके पुस्तक है वाघभट्ट की, और वाघभट्ट एक महान आयुर्वेदाचारी थे जो जिनको चरक की श्रेणी में रखा जा सकता है। हालांकि ये उनके बाद के हैं, चरक तो जनक है, लेकिन ये भी एक प्रतापी शिष्य सिद्ध हुए। इसी प्रकार से अन्य जो चिकित्सक हैं प्राचीन भारत में, उनके नाम दे रखे हैं।
हालांकि सुश्रुत जो आएगा गुप्त काल के दौरान आएगा, लेकिन मैंने उस क्वेश्चन को देखते हुए ही ये पॉइंट डाल दिया। ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था कि माधव, सुश्रुत और जीवक ये संबंधित व्यक्ति किस क्षेत्र के विद्वान थे? ये सारे के सारे चिकित्सक थे। अब इसके बाद मैंने आपको दे दिया क्या पॉइंट? रेशम मार्ग। और मैंने आपको समझा दिया था कि रेशम मार्ग जो है चीन से लेकर रोम तक, रोम साम्राज्य जो है वो अत्यधिक संपदा का क्षेत्र था और वहां पर विलासता की चीजों की काफी मांग थी। इसीलिए चीन से बड़ी संख्या में व्यापारी रेशम का निर्यात करते थे और जिस रास्ते से वो जाते थे, यानी कि चीन से लेकर रोम तक, वो सारा क्षेत्र जो है रेशम मार्ग कहलाता है। ये पॉइंट मैंने इसमें दे रखा है। इसे तो इसके बारे में तो आप करंट अफेयर्स में भी जब आप देखेंगे तो आज चीन जो कोशिश कर रहा है कि दुनिया भर के अंदर सड़कों का और रेल का जाल बिछाकर वो चीन के साथ यूरोप तक के क्षेत्र को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, संभवतः वो रेशम मार्ग को ही पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। फिर है कला और साहित्य। ये जो कनिष्क का काल था, इस समय के दौरान दो कला धाराओं का विकास हुआ, एक गंधार कला शैली और एक जो है वो कहलाती है मथुरा कला शैली। गंधार कला शैली, जैसे गंधारी की बात करते हैं तो गंधार कला शैली जो है उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है नापाक का, उस क्षेत्र के अंदर ये प्रचलित थी। और इसमें भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है उस मूर्ति पर रोमन देवताओं का या रोमन जैसे दिखने वाले व्यक्ति की आकृति बनाई गई, यानी कि उनका शरीर जो है सुडोल घुंघराले बाल बनाए गए जैसे रोमन लोगों का व्यक्तित्व होता है। तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो यूनान या विदेशी प्रभाव था। और पत्थर का इस्तेमाल, और इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि इसके एग्जाम्पल धर्म जी का स्तूप, धर्म जी का स्तूप जो है वो तक्षशिला में मिलता है जो ये लिखा हुआ। और बामियान, बामियान में मैंने आपको बताया केवल एक विशाल मूर्ति नहीं मिली जिसको मैंने चित्र के द्वारा आपको दिखाया था कि अब उन्होंने तालिबान ने उसे नष्ट कर दिया, वरन अनेक छोटी छोटी मूर्तियां भी मिली हैं। तो भगवान बुद्ध की अनेक मूर्तियां यहाँ पे प्राप्त हुई है। और यहाँ पर जो पॉइंट आएगा और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये ध्यान रखना गंधार कला शैली का विकास किसके शासनकाल के दौरान हुआ। इसके बाद है अमरावती कला शैली। जो मैंने पॉइंट, हालांकि मथुरा कला शैली को पहले देखते हैं। मथुरा कला शैली वो थी जिसका विकास जो है वो कनिष्क के समय पर हुआ और इसके समय पर जो न केवल बौद्ध धर्म की मूर्तियां वरन जैन और ब्राह्मण धर्म की मूर्तियों का निर्माण भी किया गया। और जो पत्थर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध था उसी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। और साथ ही साथ मथुरा में एक खंडित मूर्ति मिली है किसकी? कनिष्क की। कुषाण लिखा है, इसे आप कनिष्क कर लेना। कनिष्क की एक मूर्ति मिली है जिसमें ऊपर का हिस्सा जो यहाँ से है वो तो गायब है और बाकी पैरों तक का हिस्सा है। और सीडीएस के एग्जाम में सवाल आया, वो खंडित मूर्ति के जो पोशाक थी उसमें पतलून जैसी कोई चीज उसने पहन रखी है, तो पैंट जैसी या पतलून जैसी। तो ये क्वेश्चन आया कि पतलून जैसी आकृति वाली जो मूर्ति है वो किसकी मिली है? तो ये कनिष्क की मिली है। और यहाँ पर क्योंकि मैंने पहले ही इस पेज में आपको अमरावती लिखा हुआ है तो इस अमरावती को पहले करा देता हूँ। अमरावती जो थी ये गोदावरी नदी घाटी आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में किसका प्रभाव था, किसका शासन था? तो आंध्र सतवाहनों का। इसलिए हम कहेंगे कि आंध्र सतवाहन जो है उन्होंने संरक्षण प्रदान करा किसको? अमरावती कला शैली, क्योंकि अमरावती स्वयं कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो इसकी विशेषता क्या थी? इसके अंदर जो मानव है उसके चित्रण को ज्यादा उसको प्राथमिकता प्रदान की गई। और कोई पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि भाई ये कला शैलियों का विकास जो है वो किसके समय पर हुआ और ये पॉइंट है। और यहाँ पर ये दे रखा है कि जो मथुरा कला शैली है उसमें कौन सा पत्थर इस्तेमाल होता था? तो जो मथुरा के आसपास उपलब्ध है सफ़ेद चित्तीदार बलुआ पत्थर, उसका इस्तेमाल होता था। और कोई पॉइंट इसके अंदर हमारे लिए जरूरी नहीं है, जो एग्जाम में, वनडे एग्जाम में जो पॉइंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाए। इसके बाद दे दिया कुषाणों के समकालीन दक्षिण में कौन थे। मैंने आपको चित्र में बनाकर भी बताया था कि किस प्रकार से वहाँ पर वो थे। तो ये बताया कि उत्तर भारत के अंदर जो है वो कुछ शुंग थे, शुंग के बाद कर्ण, कर्ण के बाद हिंद यवन, हिंद यवन के बाद शक, पहलू, उसके बाद आए
कुषाण, और दक्कन में कौन थे, आन सतवाहन, और दक्षिण में कौन थे, वो संगम। तो ये उस चीज को समझाया बताया मैंने, ताकि इतिहास को हम सही तरीके से याद रख सकें। वृत्य क्षत्रिय, पीसीएस में क्वेश्चन आया, वृत्य क्षत्रिय कौन है? तो जैसे हम जानते हैं कि ये जो विदेशी थे, चाहे सकपहल हो चाहे हिंद यवन हो, ये भारत में सत्तारूढ़ हुए, यानी कि क्षत्रियों का काम किया, लेकिन भारतीय समाज से सांस्कृतिक रूप से अलग थे, इसीलिए ब्राह्मणों ने इनको क्षत्रियों से एक नीचे स्थान पर, यानी कि ऐसे क्षत्रिय जिनका स्थान भारतीय क्षत्रियों से निम्न है, उसको कहते हैं वृत्य क्षत्रिय। ये उन्होंने उनको उपनाम दिया। आखिरी जो टॉपिक है आज का हमारे लेक्चर का, वो है आन सतवाहन। दक्षिण भारत के अंदर आन सतवाहन जो है ये सबसे शक्तिशाली थे, और इनका जो शासन था वो, जैसे मैंने आपको बताया, कहाँ पर था, तो इनका जो शासन था वो आंध्र प्रदेश से लेकर, पहले भी मैंने बता दिया, उसे मैं एक बार दोहरा देता हूं। ये जो क्षेत्र है ये हो गया हमारा राज्य आंध्र प्रदेश, और ये है महाराष्ट्र। तो ये सारा क्षेत्र जो है, जब इस साम्राज्य अपने चरम पर था, उत्कर्ष पर था, तो उस समय बंगाल की खाड़ी से लेकर और अरब सागर तक का जो क्षेत्र था, उस पर संपूर्ण क्षेत्र का स्वामी जो है वह आंध्र सतवाहन थे। इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है उसमें राजाओं के नाम के भी है और घटनाक्रम भी है, जैसे कि इनके समय पर कुछ विशेष चीजें हुई जो कि अन्य से इनको विशिष्ट बनाती है। वह कौन कौन सी है? एक तो ये पॉइंट होगी कि इनकी जो संस्थापक है वो है सिमुखिया सिंधु। उसने कर्ण वंश के अंतिम नरेश सुशर्मा को पराजित करके इसकी नींव रखी थी, और इनकी राजधानी महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के पास है पैठन। किस भाषा को परिचय दिया, ये भी लोकप्रिय सवाल है। प्राकृत भाषा को परिचय दिया, और इन्होंने ब्राह्मण धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए ठोस प्रयास करे। हालांकि ब्राह्मण धर्म को परिचय देने के साथ साथ इन्होंने अन्य धर्मों के साथ कोई पक्षपात नहीं दिया, और इन्होंने बड़े पैमाने पर बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों को भी दान और गुफाएं भेंट में करी, परंतु मुख्यतः इन्होंने सनातन धर्म का ही संरक्षण प्रदान करा। एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट आएगा कि जब हम कह रहे हैं कि इन्होंने ब्राह्मणों को या ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया, तो पहली बार हमें लिखित साक्ष्य, यानी कि एक लिखित प्रमाण जो मिले हैं भूमिदान के, वह हमें आन सतवाहन में। ये क्वेश्चन आएगा कि भूमिदान के पहले लिखित साक्ष्य हमें किस काल में प्राप्त होते हैं, तो आन सतवाहनों ने बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों को भूमिदान दी। ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि ब्राह्मण जो है समाज के ऊपर आध्यात्मिक प्रभाव रखते हैं, जिसकी वजह से समाज का बड़ा हिस्सा उनका आदर करता है। तो यदि कोई ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति राजा का शुभचिंतक होगा, तो संभवतः वो अपने क्षेत्र के निवासियों को भी राजा के प्रति समर्पित कर सकता है। इसीलिए राजा जो हैं वो इन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न रखने का या अपनी तरफ रखने का हमेशा प्रयास करते थे। ये पॉइंट मैंने दे दिया, ये ध्यान रखना। ब्राह्मण धर्म को परिचय दिया, अन्य को भी उन्होंने किया। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्या है? शीशे के सिक्के जारी। शीशे का मतलब है, एक वर्ड आता पीबी, इसे कहते हैं लेड, और लैटिन भाषा में कहते हैं प्लम्बम। जब हम आवर्त सारणी देखते हैं आधुनिक, तो उसमें पीबी आता है, लेड आता है। तो ये जो लेड या पीबी है, इसी को हिंदी में शीशा कहते हैं, यानी कि एक रासायनिक नाम है, ना कि कांच की बात कर रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर इन सिक्कों का प्रचलन किसने किया? सतवाहनों। अगर कोई पूछे कि सर ये बताइए आन सतवाहनों का एक क्वेश्चन याद करके जाना है, तो हम कहेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये शीशे के सिक्के के जारी करने वाला पॉइंट आएगा। इसके बाद फिर पॉइंट आता है इनके समाज को मात्रात्मक समाज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो शासक है अपनी माता का नाम इस्तेमाल करते थे। जैसे इनका सबसे शक्तिशाली जो सम्राट हुआ, उसका नाम गौतमीपुत्र सतकर्णी है। तो गौतमी का मतलब क्या हो गया? इसकी माता के नाम का प्रयोग किया। ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्री सतकर्णी जो था 2 अश्वमेध यज्ञ, यहाँ यज्ञ लिख लेना, यज्ञ का आयोजन कराया। तो अश्वमेध यज्ञ किसने कराए? एक तो हमने पढ़ा था, किसने कराया था? समुद्रगुप्त ने।
इसके बाद हमने पढ़ा था पुष्यमित्र सूंघने, और आगे आप पढ़ोगे प्रवरसेन का नाम आएगा जब मैं हर्षवर्धन की कराऊंगा, और एक जो है श्री सतकर्णी। तो यानी कि 4 राजाओं के नाम आप लोग ध्यान रख सकते हैं। इस तरीके का यदि कोई सवाल आता है तो मैंने किन किन के नाम बताए, एक तो बताया मैंने समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र सूंग, एक अभी आप पढ़ रहे हो श्री सतकर्णी, और एक नाम आएगा मोखारी नरेश प्रवरसेन। इसके बारे में आएगा 4 अश्वमेध यज्ञ। तो 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, यहां पर हमारे लिए और कुछ नहीं करना, एक ये करना है, हाँ, जो हम याद रख सकते हैं, श्री सतकर्णी के समय पर क्या है, एक अभिलेख मिला है, नानघाट अभिलेख, जो उसकी पत्नी ने, नायनी का, ये ध्यान रख सकते हैं। और इनका एक शासक था हाल, उसने किताब लिखी गाथा सप्तशती, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, यानी कि साहित्य से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए। गौतमी पुत्र सतकर्णी सबसे शक्तिशाली सम्राट हुआ, इतना बार ध्यान रखना है। और आखिरी महत्वपूर्ण शासक कौन था, यज्ञ श्री सतकर्णी, और हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आज के जो लेक्चर है उसे मैं समाप्त करता हूं, और आप लोगों ने मेरे लेक्चर को सुना और देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और मैं अपेक्षा करता हूं और अनुरोध भी करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और हो सके तो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।